तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। जो देख सकते हैं आप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। तो इसके अंदर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बताना चाहूंगा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्या होता है। जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है वो एक नॉर्मल एथलीट के लिए या फिर जो सुपीरियर एथलीट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का वर्क किया जाता है। अब ये बॉडी बिल्डर से अलग है बिल्कुल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या है, जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट खेल रहा है, जैसे कि फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, कुछ भी कोई स्पोर्ट है, उसको उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का काम किया जाता है। जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होते हैं उनका जो काम होता है वो होता है जो ट्रेनिंग की थ्योरीज हैं और जो अप्लाइड ट्रेनिंग है उसका गैप को फिल करना। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच उन सारी थ्योरीज को पढ़कर अपने हिसाब से किसी भी इंडिविजुअल एथलीट के लिए वो फॉर्मूलेज और कुछ फॉर्मूलेज तो नहीं बोलूंगा, कुछ स्केड्यूल्स बनाता है ताकि उसको फॉलो करके इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ या फिर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करा जाए। ये मस्कुलर पावर को इंक्रीज करता है किसी पर्टिकुलर एथलीट की। मैं साइज की बात नहीं कर रहा, जो साइज होता है नहीं, मैं पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। जो स्ट्रेंथ किसी भी काम को करते वक्त उस पर्टिकुलर गेम के अंदर उसके काम आ रही है, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जो बताएगा हमारे को कि किस तरीके से स्ट्रेंथ कंडीशनिंग किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए काम करता है। जैसे हमने बेसिक थोड़ा समझ लिया था कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्या होता है, अब मैं कुछ प्रिंसिपल बताऊंगा जिसपे पूरा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बेस करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी रिटर्न और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको एथ्रोफाइड भी बोलेंगे, वो बताऊंगा कैसे। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी क्या कहलाता है, मान लीजिए कोई प्लेयर है वो कॉलेज लेवल पर है और वो उसको ट्रेनिंग करते हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं, ठीक है। अगर वो अपना ट्रेनिंग शेड्यूल सेम अपने छोटे भाई जो कि हाई स्कूल में है, वो सेम स्पोर्ट खेल रहा है, वो ट्रेनिंग शेड्यूल उस लड़के को देता है, तो देखा जाएगा कि जो आउटकम होगा उस ट्रेनिंग से आने वाला वो उसके भाई में कम दिखेगा, पर वो आउटकम उसके लिए बेहतर है। क्योंकि क्या है, वो जो शेड्यूल है उसका वो 7-8 साल, उसकी ट्रेनिंग एज यानी कि ट्रेनिंग एज उसकी 7-8 साल की है। तो ट्रेनिंग एज के मुताबिक उसकी इंडिविजुअलिटी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एथलीट से अलग हो चुकी है जो कम लेवल पर है उससे, ठीक है ना। तो इंडिविजुअलिटी क्या कहलाएगा, हर पर्सन के हिसाब से उसका ट्रेनिंग स्केड्यूल अलग अलग होना चाहिए। जिस लेवल पर वो आज खेल रहा है उस लेवल पर जरूरी नहीं है कि सेम स्केड्यूल उसे छोटे लेवल वाले को भी दिया जाए, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा गलत हो जाएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी कहलाएगा कोई भी स्पोर्ट आप खेल रहे हो उसकी जो ट्रेनिंग होगी उस स्पोर्ट से रिलेटेड होगी। मैं एग्जांपल बताऊंगा, जैसे 100 मीटर रेस होती है ना, तो 100 मीटर रेस के लिए कोई जो एथलीट तैयारी करेगा तो वो एंड्योरेंस वर्कआउट पे नहीं जाएगा। जैसे कि जो 1600 मीटर वाले लड़के ट्रेनिंग करते हैं तो अपनी एंड्योरेंस पावर को बढ़ाते हैं पहले वो, ठीक है ना। पर नहीं, वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करने का लंबे समय तक रनिंग करने के बाद, ठीक है ना, उससे उसकी एंड्योरेंस पावर इंक्रीज होगी। पर उसको फास्टर होना है अपनी वर्कआउट को परफॉर्म करते हुए, यानी कि अपने स्पोर्ट को परफॉर्म करते हुए उसको फास्टर होना है। तो फास्टर होने के लिए उसको स्प्रिंट्स ऐड करनी पड़ेंगी अपने वर्कआउट के अंदर, क्योंकि 100 मीटर्स के अंदर स्प्रिंट्स ही काम आती हैं। तो स्पेसिफिसिटी क्या कहलाएगा, जो भी तुम्हारा स्पोर्ट है उसके मुताबिक ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि स्पोर्ट्स तो मैं फास्ट बॉलिंग करता हूं तो पर मैं वर्कआउट फॉलो कर रहा हूं किसी बैट्समैन का, क्योंकि बैट्समैन की ड्रिल्स अलग होती हैं और फास्ट बॉलर की ड्रिल्स कुछ अलग होती हैं। क्योंकि फास्ट बॉलर का जो वर्कलोड होता है, एक क्रिकेट में सबसे ज्यादा वर्कआउट जो करता है वो फास्ट बॉलर करता है, ठीक है ना। तो फास्ट बॉलर का अलग तरीके का लेवल है। अगर फास्ट बॉलर किसी बैट्समैन का वर्कआउट फॉलो करेगा तो वो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी के खिलाफ चला जाएगा, स्पेसिफिसिटी के, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड होता है किसी भी छोटे स्टेप, मान लीजिए 3 स्टेजेस हैं, उन 3 स्टेजेस में मान लीजिए कोई बंदा फर्स्ट स्टेज पर है, उसको सेकंड स्टेज पर जाना है, तो सेकंड स्टेज पर जाने के लिए उसको अपना वर्कलोड बढ़ाना पड़ेगा। तो वर्कलोड जैसे बढ़ता है तो उसको हम बोले प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। यानी कि अब इसको ऐसे एग्जांपल से समझा जाएगा, जैसे कि कोई बंदा हैंग क्लीन करता है, हैंग क्लीन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वर्टिकली जंप के लिए, देखिए वर्टिकल जंप जो करते हैं एथलीट, जैसे कि लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, ये वर्टिकल जंप में आता है। तो उसके अंदर मान लीजिए वो 20 केजीज इधर 20 केजीज इधर बारबल के साथ अगर वो हैंग क्लीन करता है, अगर मेरे पास वीडियो हुई, मेरी शायद पुरानी वीडियो हैंग क्लीन की, अगर हो सका तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा हैंग क्लीन कैसे करते हैं। तो वो अगर हैंग क्लीन करता है 20 केजीज की रोड, यानी कि 60 केजी वेट होगा रोड के अंदर, अगर वो 60 केजी से 5 रैप निकाल रहा था पहले, तो वो अब क्या करेगा, वो 60 केजी को 80 केजी तक लेके जाएगा, यानी कि 10-10 केजी इधर उधर बढ़ा देगा। अगर उसका वर्कलोड प्रॉपर तब माना जाएगा एनहेंस हुआ होगा जब उसकी फॉर्म अच्छी होगी उस वर्कआउट को फॉलो करते हुए, और वो अच्छी तरीके से उसको अपने स्पोर्ट्स के अंदर अप्लाई कर पाएगा। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, यानी कि अपना स्तर बढ़ाना किसी पर्टिकुलर स्टेज से लेकर। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन क्या होता है,
प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन वो होता है कि कोई भी आप स्पोर्ट्स खेले हो उसके अंदर आपको प्रगति करना, कि पहले एक स्टेप लिया, फिर दूसरा स्टेप लिया, फिर तीसरा स्टेप लिया, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करना। अगर कोई बंदा चाहेगा कि ट्रेनिंग के द्वारा मैं अपना प्रोग्रेशन बढ़ाऊं जल्दी, तो वो नहीं होने का। अगर वो जल्दी अपना प्रोग्रेशन बढ़ाना चाहेगा, जल्दी यानी कि अपने आप को अडेप्ट करेगा किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते वक्त, तो उसका जो प्रिंसिपल प्रोग्रेशन बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये जल्दी नहीं, ये एक बहुत छोटा प्रोसेस, मतलब बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है। क्योंकि प्रोग्रेशन में अगर आप ओवरलोड क्विकली करोगे अपनी बॉडी के अंदर, जल्दी जल्दी अगर ओवरलोड बढ़ाओगे, तो आपका जो इंजरी होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंजरी सबसे बड़ा इफेक्ट करेगी आपके प्रोग्रेशन के अंदर। और प्रोग्रेशन अगर धीरे धीरे आप कोई सीढ़ी चढ़ोगे, मैंने पहले बोला था स्मॉल स्टेप टू बी टेकन टू कन्वर्ट दैम इनटू अ बिग चेंज, तो छोटे छोटे स्टेप लो ताकि वो कुछ समय बाद जाकर बड़ा स्टेप, मतलब बड़े परिवर्तन में आपको दिखे। तो जल्दी किसी भी चीज के लिए नहीं करनी है, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन बताता है। अब प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है? अब एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, अगर 11th क्लास में मेरे दोस्तों ने कुछ, अगर जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी उन्होंने पता हो, तो ये होता है एज मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिन यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिक्लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लग रही है, आपके सामने पिज्जा है, उसके 6 स्लाइसेस हैं, आपने पहला अगर स्लाइस खाया तो आपको काफी मजा आएगा उसको खाने के अंदर, तो आपका मन करेगा मैं दूसरा और खाऊं। तो दूसरा खाने के बाद आपकी जो खाने की कैपेसिटी है, फिर जो मन होगा उस पिज्जा खाने के लिए कम हो जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आप ज्यादा पिज्जा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे अपनी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी हिट करने लगेगी। यानी कि एक पिज्जा खाया, एक स्लाइस खाया, दूसरा स्लाइस खाया, तीसरा स्लाइस खाया, और 6 स्लाइस हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आप वो 3 स्लाइस के बाद चौथी स्लाइस नहीं खा पाने के, फिर 4 स्लाइस के बाद 5वीं स्लाइस नहीं खा पाने के। तो इसका कारण होता है डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि किसी चीज से मिलने वाला आउटकम होता है वो थोड़ा कम होता है। तो एथलीट जो नए नए बच्चे हैं जिन्होंने अपने पास्ट में कभी वेट ट्रेनिंग नहीं करी है, तो वो क्या करेंगे, जब वो वेट ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे तो शुरुआत के अंदर उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। पर एक सिचुएशन ऐसी स्टक हो जाती है आकर कि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो पाती है। तो परफॉर्मेंस इंक्रीज ना होने के कारण लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, क्योंकि एक लगातार समय पर अपनी बॉडी पर लगातार आहत करते करते, यानी कि लगातार लोड डालते डालते उनको एक ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डिमिनिशिंग रिटर्न आने लगते हैं उनको अपने खेल के अंदर, और इंजरी के चांस भी बढ़ने लगते हैं। तो हमेशा इसको भी धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ाना चाहिए, जो प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था। तो डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होता कि ज्यादा करते करते अपने आप को ओवर ट्रेन कर देना है, फिर उससे आउटकम मिलना बंद हो जाता है लंबे समय के लिए, लंबे समय में उससे आउटकम मिलना होना बंद हो जाता है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कहलाता है, जैसे कि कोई एथलीट है, उसको ब्रेक दिया गया, मतलब समर वैकेशन का कोई ब्रेक है, या फिर उसको कोई इंजरी हो गई है, तो जो परफॉर्मेंस वो इंजरी से या फिर उस पर्टिकुलर हॉलीडे से पहले कर रहा था, तो उसकी जो परफॉर्मेंस में गिरावट आएगी। उस गिरावट आने का कारण होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि उसकी जो मसल्स है वो रेस्ट में जा चुकी हैं, ठीक है। उसको एथ्रोफाइड बोलते हैं, जो मसल हमारी वीक हो जाती हैं किसी रेस्ट के कारण या फिर किसी इंजरी के कारण, उसको एथ्रोफाइड बोलते हैं। और हाइपरट्रॉफी होता है किसी भी मसल्स का इंक्रीज होना, यानी कि मसल साइज का इंक्रीज होना, ठीक है ना। तो रिवर्सिबिलिटी क्या होएगा, जो मैं शॉर्ट में बोलना चाहूंगा, अब किसी भी स्पोर्ट से दूर होने के बाद या फिर अपने खेल से दूर होने के बाद, जब बहुत दिनों बाद कुछ चीज को खेलने जाते हैं, तो आप उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाते जो आप पहले परफॉर्म कर रहे थे। तो ये अगर मुझे लगता है कि शायद आपको 6 प्रिंसिपल समझ में आ जाएंगे। अब हम आगे बात करेंगे कुछ एनर्जी सिस्टम की, जो कि एक स्ट्रेंथ कंडीशन। तो मैं बात करना चाहूंगा एनर्जी सिस्टम के बारे में कि एनर्जी सिस्टम क्या होता है। किसी भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच को, किसी भी एथलीट को तैयार करते समय ये पता होना चाहिए कि एनर्जी सिस्टम क्या होता है। एनर्जी सिस्टम 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा फोस्टवैगन सिस्टम, दूसरा होता है हमारा ग्लाइकोक्लोटिक सिस्टम, तीसरा होता है हमारा ऑक्सीडेटिव सिस्टम। तो आज मैं पहले बताऊंगा फोस्टवैगन सिस्टम के बारे में, जिसको सीआरपी एटीपी सिंथेसिस बोलते हैं। सीआरपी का मतलब क्रेटिन फॉस्फेट, एटीपी का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये होता है क्विकेस्ट वे टू डिसिंथेसाइज एटीपी, यानी कि एटीपी को जल्द से जल्द ये तैयार करता है हमारी बॉडी के अंदर, जो स्केलेटल मसल्स के अंदर होता है एटीपी और सीआरपी क्रेटिन फॉस्फेट, ठीक है ना। और ये तब ज्यादा यूटिलाइज होता है जब फास्ट ट्विच फाइबर हमारे वर्क में होते हैं, ठीक है ना। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, फास्ट ट्विच फाइबर का, तो एटीपी का काम तब सबसे ज्यादा होता है। तो एटीपी प्रोवाइड एनर्जी व्हाइल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जो मैंने बताया था कि एटीपी हमको तब प्रोवाइड कराती है एनर्जी। एटीपी जो होता है तब रिलीज होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी मसल का, फास्ट ट्विच फाइबर वाली जो मसल्स होती है हमारी, ठीक है ना। अब ज्यादातर देखा जाता है कि एटीपी जो रिलीज होता है ना, ये शॉर्ट ड्यूरेशन जो गेम होते हैं, जैसे कि तुम्हारा 100 मीटर रेस हो गया, या फिर आपकी हो गई पावर लिफ्टिंग, या फिर आपकी हो गई ओलंपिक वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग,
ये दो तरीके को, जिसमें स्नैश वगैरह क्लीन एंड जर्क लगाते हैं, वो इसी के अंदर आता है। एटीपी वो एनर्जी जो प्रोवाइड होती है यहीं से एनर्जी मिलती है उनको। ये एक तरीके से एक एथलीट को सचेत करते हैं कि अपनी मसल्स के अंदर इतनी पावर स्टोर जो स्टोर है उसको जल्द से जल्द रिलीज करे, ताकि जो नेक्स्ट सेट हम परफॉर्म करेंगे उसमें हमको सहायता प्रदान हो। ठीक है ना। तो ये तो था फोस्टवैगन सिस्टम, यानी कि एटीपी का रिलीज करना शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो 3 से 5 सेकंड के अंदर 3 से 5 सेकंड हमारी बॉडी को एक सस्टेन अमाउंट सहन करने के लिए ये काम आता है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो रिलीज होता है मेरे मसल्स के अंदर। ग्लायोलिटिक सिस्टम, अब ग्लायोलिटिक सिस्टम को हम एनारोबिक लैक्टिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये एक पाथवे होता है जो स्प्लिट करता है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज स्टोर्ड है हमारी बॉडी के अंदर, उसको स्प्लिट करता है एनर्जी के अंदर। ठीक है ना। ये जनरेट, जिससे एटीपी जनरेट होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मदद से अपनी बॉडी के अंदर जो एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो जनरेट होता है वो ग्लाइकोलिटिक सिस्टम के लिए, ग्लायोलिटिक सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर कार्ब्स प्रोवाइड फ्यूल टू अवर बॉडी, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से फ्यूल का काम करते हैं, जिससे हम वर्कआउट या फिर अपना पर्टिकुलर जो हमारा टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं। और शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी, यानी कि ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है शॉर्ट ड्यूरेशन विथ हाई इंटेंसिटी, यानी कि कम समय के अंदर ज्यादा अपनी पावर लगाना। जैसे कि 100 मीटर रेस होती है, 100 मीटर के अंदर हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हाई इंटेंसिटी यानी कि अब सबसे तेज भागना है सबसे कम समय में 100 मीटर कवर करने के लिए, तो ग्लायोलिटिक सिस्टम वहां पे काम आता है। साइकिलिंग हो सकती है, साइकिलिंग जो माउंटेन पे साइकिलिंग करते हैं, तेज स्पीड से भागना, तेज स्पीड से साइकिल को चलाना, तो ग्लायोलिटिक सिस्टम के अंदर से वो काम करता है। और इसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो 10 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक लास्ट होती है, यानी कि 10 सेकंड उस एनर्जी को सस्टेन करने के लिए हमें चाहिए ग्लायोलिटिक सिस्टम, जो हमारी बॉडी को एज अ कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म से मिलता है। ठीक है। वो 10 सेकंड से 90 सेकंड तक जा सकती है। तो ग्लायोलिटिक सिस्टम का ये, अगर सिंपली वे में बोला जाए, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाना कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। तो हम तीसरा और आखिरी सिस्टम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ये एक एरोबिक सिस्टम होता है। ये एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है मैं डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इसकी, तो समझाऊंगा। फिलहाल तो हम सबसे कि ऑक्सीडेटिव सिस्टम जो होता है वो एरोबिक सिस्टम होता है ना। प्राइमरी सोर्स ऑफ एटीपी एट रेस्ट ड्यूरिंग लो इंटेंसिटी एक्टिविटी, ये प्राइमरी सोर्स होता है एक्टिविटी का ड्यूरिंग लो इंटेंसिटी एक्टिविटी। ठीक है ना। जब लो इंटेंसिटी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तब बाद में जब हम रेस्ट लेंगे, जो हमारी बॉडी एटीपी रिलीज करती है ना लो इंटेंसिटी वर्कआउट के दौरान, तो ये ऑक्सीडेटिव सिस्टम के द्वारा होता है। हमने पहले पढ़ा था ग्लायोलिटिक सिस्टम के अंदर वो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी के दौरान एटीपी रिलीज करती है, पर ये लो इंटेंसिटी एक्टिविटी के दौरान एटीपी रिलीज करता है। ठीक है। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ये तो समझ के होंगे, बहुत पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ। ठीक है ना। और ये यूज करता है कार्बोहाइड्रेट और फैट को एज अ सबस्ट्रेट यानी किसी चीज का बेस, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट की मदद से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है लो इंटेंसिटी वर्कआउट के दौरान ऑक्सीडेटिव सिस्टम के द्वारा। अभी दो तरीके के हम इसके एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या होते हैं, दो एग्जांपल है, जैसे कि स्टेडी स्टेट और तुम्हारा स्टेडी स्टेट, और दूसरा था लॉन्ग ड्यूरेशन। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, जो लॉन्ग ड्यूरेशन में काम आएंगी, तो लो इंटेंसिटी से हम जॉगिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, तो उस वो आ जाता है हमारा स्टेडी स्टेट, यानी कि ठहराव वाली। इतना ज्यादा एंड्योरेंस का वर्क भी नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत वर्क है, पर इंटेंसिटी उसकी कम होगी, लो इंटेंसिटी है गिरा। अब दूसरा आता है हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर, जो यूज करता है 1:1 और 1:2 का इंटरवल। 1:1 का मतलब, अगर मान लीजिए आपने 30 सेकंड कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी, तो उसके बिहाफ में आपको 30 सेकंड का रेस्ट मिलेगा, फिर सेम से वो परफॉर्म करनी है। और इसमें क्या है, अगर आपने मान लो 30 सेकंड कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी है, 1:2 का मतलब 30 सेकंड कोई एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी है, तो आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है उस दूसरे सेट के लिए। तो इसके हम 1:1 में देखते हैं क्या है, 3 मिनट्स फास्ट रनिंग, यानी कि 3 मिनट तक हमें तेज रनिंग करनी है, यानी कि लाइक स्प्रिंट। फिर उसके बाद हमें 3 मिनट का हमको जॉगिंग या फिर रनिंग करेंगे, जॉगिंग कह लो या फिर रनिंग कह लो, जो लो इंटेंसिटी से करनी है, यानी कि 3 मिनट तक हमको फास्ट इंटेंसिटी से स्प्रिंट लगानी है। फिर उसके बाद 3 मिनट तक हमको जॉगिंग करनी है, वॉकिंग करनी है। ठीक है ना। ये मैं कोई मीटर नहीं बनाता कि इतने मीटर कवर करनी है, नहीं। 3 मिनट आप फास्ट भागे, 3 मिनट आप स्लो भागे, ऐसे ऐसे आपको 5 सेट करने हैं, यानी कि 5 सेट में आपका आधे घंटे का वर्कआउट होएगा। ये 6 मिनट कैसे होंगे, 3 मिनट आपने फास्ट भागा, 3 मिनट आपने स्लो भागा।
यानी कि वॉकिंग करी या फिर जॉगिंग करी, तो 3 और 3 6 और उसके करने 5 सेट, यानी कि 30 मिनट के अंदर आपका ये वर्कआउट परफॉर्म होगा। तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपको उस वर्कआउट के दौरान, बीच के अंदर जो आप 3 मिनट की जॉगिंग करेंगे, तो ऑक्सीडेटिव सिस्टम के द्वारा आपको एनर्जी मिलेगी आप वो वर्कआउट परफॉर्म करने के अंदर। तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे एनर्जी सिस्टम के लिए। अब मैं आगे के कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आज हम एनर्जी सिस्टम तक पढ़ा है, वो मतलब समझा है, तो ठीक है। पढ़ना तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ। ये एनर्जी में थोड़ी बहुत नॉलेज है, बेसिक है, वो थोड़ा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमने बेसिक समझ लिया है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का। कोशिश करेंगे आगे की वीडियो और थोड़ा सिंप्लीफाई वैसे समझा सकूं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।